going to start discussion of 24th February इवनिंग शिफ्ट, जो सेकेंड शिफ्ट का जेई मेंस का पेपर था, उसके केमिस्ट्री के पार्ट को अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो going directly to question number 1. See, the numbering of question may vary, but these are the exact question. Compare the rate of aromatic nucleophilic substitution reaction of the following. अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसके ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. मुझे इनके रेट ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना है. सो कंपेयर करना है तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट इजीली पॉसिबल इन एरोमेटिक हैलाइड्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस. यानी अगर मैं एरोमेटिक हैलाइड देखूं जैसे कि ये क्लोरोबेंजीन, इसमें ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ दिस लोन पेयर विद दीज 3 alternate pi bonds of benzene, it develop a partial double bond character. और उस partial double bond character की वजह से nucleophilic substitution reaction इसमें इतना easily possible नहीं है. So first जो आपको aromatic halide दे रखा है, first option अगर आप देखें क्लोरोबेंजीन, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज लीस्ट पॉसिबल. इसको फैसिलिटेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर बेंजीन रिंग पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो जैसे कि नाइट्रो, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के होने की वजह से व्हाट वी सी दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, इट इज लिटिल बिट विड्रॉन फ्रॉम इट्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग की, वो कुछ हद तक इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से इधर डाइवर्ट होती है और थोड़ा इजी हो जाता है इस बॉन्ड का ब्रेक होना, रेदर एक न्यूक्लियोफाइल का इधर अटैक करने आना. और जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बढ़ते जाएंगे, जैसे अब मैं 2 नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दूंगी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इजी हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं जो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, 6 इलेक्ट्रॉन्स की इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा बहुत डीएक्टिवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अगेन इस पे पहुंचना, अटैक करना, बेंजीन रिंग की तरफ जा पाना पॉसिबल होगा और ये बॉन्ड ब्रेक इज फीजिबल. एंड देन लास्ट, जब हम तीनों ही पॉसिबल पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को और ज्यादा इजी कर देता है. सो दिस इज द ट्रेंड. 4 ऑप्शंस जो हमें दिए हुए थे उसमें 1 ऑप्शन वाज दिस, फोर्थ में सबसे इजी, देन थर्ड, उसके बाद आ गया सेकंड और फिर आया फर्स्ट. सो ऑल इन ऑल, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की प्रेजेंस बढ़ती जाएगी बेंजीन रिंग पे, इस बॉन्ड का ब्रेक होना, जो बॉन्ड अदरवाइज इजी टू ब्रेक नहीं है, फीजिबल होता जाएगा. मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मोर इज द ईज एंड इजी इज द रिएक्शन. सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिला जेई मेंस में. अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है व्हाट इज एस इन बूना एस. इट बिलोंग टू चैप्टर पॉलीमर्स. बूना एस इज अ रबर और इसमें एस इज ऑफ कोर्स नॉट सल्फर. इसमें जो एस है वो है स्टाइरीन. अगर आप देखें तो बूना एस एक कोपॉलीमर है. ये एक कोपॉलीमर है किन 2 मोनोमर्स का. एक तो इसमें ब्यूटाडाइइन है, 1,3-डाइइन ऑफ कोर्स, ब्यूटाडाइइन, और साथ में मैच होता है इसके स्टाइरीन. इन दोनों के मिलके बनने वाले पॉलीमर को ही बूना एस कहा जाता है. सो एस हेयर रेफर्स टू स्टाइरीन. पॉलीमर चैप्टर से है, आपकी मेमोरी इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा हेल्प करेगी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएजेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू 1,3-डाइब्रोमोबेंजीन. मैं आपको यहाँ 4 ऑप्शंस नहीं दे रही. लेट्स क्रिएट फर्स्ट द बेस्ट पॉसिबल reagents used for this conversion and then match up with the given ones. So यहाँ ये conversion क्या कहता है? ये conversion कहता है आपको नाइट्रोबेंजीन को 1,3-डाइब्रोमोबेंजीन में convert करना है. So all in all,
पहली चीज तो मैं जो इजीएस्ट अप्रोच मुझे लगती है, नाइट्रो ग्रुप जो है दैट इज डीएक्टिवेटिंग और वी कैन से इट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हेलोजिनेशन कर देते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ अ लुईस एसिड, जैसे कि Fe, राइट। Fe लुईस एसिड लिया, Br2 इसको दिया, तो उससे मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन चला जाएगा। तो आधा काम तो हमारा हो गया, मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन आ गया। नाउ आई हैव टू रिमूव दिस NO2। NO2 को रिमूव करने का सबसे टोटली रिमूव करना है और उसकी जगह H आना है, तो सबसे इजी वे है इसको अमीन में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको रिड्यूस कर दीजिए। SN और HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट दिया, जिससे ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना बच्चों, ये नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में और Br एज इट इज अनटच्ड। नाउ डू डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन के लिए आप डायएजोटाइजिंग एजेंट जो देते हैं दैट इज NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। उससे क्या पर्पस सॉर्ट हो रहा है हमारा यहाँ पर? उससे हमारा पर्पस सॉर्ट हो रहा है डायएजोनियम सॉल्ट जो बना। अब इस डायज़ोनियम सॉल्ट को हम इजीली काफी सारे फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ मेरा पर्पस है एक और हेलोजन लाना। तो एक और हेलोजन लाने के लिए आप देखिए हम क्या करेंगे, कॉपर का ब्रोमीन के साथ सॉल्ट CuBr with HBr gives us दिस डिजायर्ड प्रोडक्ट, जहां डायजोनियम सॉल्ट की जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगा उस ब्रोमीन का जो कॉपर के साथ लगा हुआ आ रहा है, और एक ब्रोमीन ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। सो ये मेरे पास यहाँ पर सेट ऑफ रिएजेंट अपनी तरफ से मैंने आपको क्रिएट करके दिए। एंड व्हेन यू विल चेक 4 ऑप्शंस, वन ऑफ द ऑप्शन गिवन टू अस इज दिस कि फर्स्ट रिएजेंट आप दीजिए इसको Br2 विद Fe। लुईस एसिड कुछ अलग भी हो सकता है, बट यस जो 4 ऑप्शंस थे उसमें Fe ही मिला था, इसीलिए मैंने यहाँ Fe यूज किया। आप AlCl3 भी यूज कर सकते हैं, बट इन 4 ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन में Fe मिला मुझे, और बाकियों में इस तरह का नहीं था, कहीं ना कहीं कोई गलती थी। सो दीज आर द चॉइस ऑफ रिएजेंट्स, और कुछ इसी तरह से आपके 4 ऑप्शंस थे जिसमें बेस्ट ऑप्शन सूटेड वाज दिस। सो इस तरह से ये कन्वर्जन हमें मिला in this question, which was question number 3rd. Let's shift to next question, that is question number 4th. Again ये भी एक स्टेप का कन्वर्जन है और बहुत इंटरेस्टिंग एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से। आप देखिए इसमें, अगर आप इसमें देखें तो मेरे पास क्या कहा गया है, मुझे कहा गया है द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग इज। इस फॉलोइंग प्रोसेस को कन्वर्ट करने के लिए मुझे कौन सा रिएजेंट चाहिए? तो अगर आप देखें यहाँ क्या कन्वर्जन हुआ है, यहाँ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, जो कीटोन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, सिर्फ वो कीटोन रिड्यूस होके हाइड्रोकार्बन पार्ट में आ गया है, मींस ऑक्सीजन रिमूव हुआ, उसकी जगह हाइड्रोजन आ गया। तो कहीं ना कहीं ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन डायरेक्टली टू हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, और वहां मुझे 2 रिएक्शन समझ आते हैं, याद आते हैं, एक वोल्फ-किश्नर रिडक्शन और एक क्लेमेंशन रिडक्शन। अगर आप ये 4 पार्ट्स देखें इसमें जो गिवन है, ये बिल्कुल सूटेबल नहीं होगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। रेदर ये तो अल्कोहल में भी नहीं कन्वर्ट करेगा, P+Cl2 है, इट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू अफेक्ट द कन्वर्जन। NaBH4 यस सिलेक्टिव रिएजेंट है, वो कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। निकल यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, वो भी कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। सिर्फ एक ऑप्शन 1 जो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है वो करेक्ट ऑप्शन है, और वो भी एक नेम रिएक्शन का हिस्सा है, विच वॉज वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। स्ट्रेट अवे NCERT में आपको गिवन है ये रिएक्शन, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन का रिएजेंट इज द बेस्ट रिएजेंट। बाकी तीनों से तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है कि जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है वो सीधे हाइड्रोकार्बन में जाके कन्वर्ट हो, यानी हाइड्रोजन आ जाए, और विच दैट रिएजेंट इज हाइड्राजीन, और किसकी प्रेजेंस में? C2H5ONa यानी इथेनोलिक NaOH. So this was question number 4. Again, it was very direct question. तो कुछ जो सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है वो हमने पहले लिए हैं आज के डिस्कशन में, regardless of the order being asked in actual paper. अब आ जाता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखिए तो एक तरफ हमें ड्रग्स के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी
कुछ ना कुछ यूसेज या वो किस चीज के अगेंस्ट काम आते हैं उस बारे में बात की है। तो सबसे पहले इजीएस्ट ऑप्शन मैं इसमें चूज करती हूँ, एंटी फर्टिलिटी ड्रग जो है वो नॉरइथिंड्रोन है। और आप स्टूडेंट्स के हिसाब से देखें तो आपको मॉर्फिन हमेशा सबसे पहले याद होता है, दैट मॉर्फिन जो यहाँ पर दिया गया है वो एक एनाल्जेसिक है, पावरफुल एनाल्जेसिक। तो यहाँ पर आप अगर इसमें देखेंगे तो मॉर्फिन के लिए आपको मिलेगा एनाल्जेसिक ऑप्शन दिस। तो मैं डायरेक्ट यहीं पर इसी तरह से आपके लिए कर रही हूँ। अब आ जाता है वैलियम। वैलियम जो है दैट इज अ ट्रैंक्विलाइजर, जो ब्लड प्रेशर और एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। एंड लेफ्ट इज विटामिन B12, जिसकी डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया होता है। सो इट वाज अगेन स्ट्रेट अवे लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 इज टेकन फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर क्लास 11th। Biological oxygen demand is a parameter that can be helpful for survival of aquatic life. Absolutely right. जितना ज्यादा BOD उतना ही डिफिकल्ट होता है सर्वाइवल एक्वेटिक लाइफ का। और दूसरी स्टेटमेंट हमको दी हुई थी, ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ BOD इज 6.5 ppm। दोनों फैक्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। बस अब आपको ये एक फैक्ट पता होना चाहिए कि ऑप्टिमम वैल्यू क्या है। इट इज नॉट 6.5 ppm। दैट्स व्हाई वी से 4 ऑप्शन में से फर्स्ट ये जो एक ऑप्शन सूट किया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, क्योंकि यहां ऑप्टिमम वैल्यू कम दे रखी है, गलत दे रखी है। सो आपके लिए अगेन ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन था जो लर्निंग पे डिपेंड करता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इट्स अ गुड क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ, अगेन इट इज वेरी डायरेक्ट, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की सबसे खास बात, इससे प्राइमरी अमीन्स ही प्रोड्यूस होते हैं। नॉट ओनली प्राइमरी, साथ ही साथ इसमें एक चीज और, एलिफैटिक अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स एज वेल एज एलिफैटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स इससे नहीं बन सकते। तो अब मुझे प्राइमरी अमीन चूज करने हैं, दैट टू एलिफैटिक। तो एलिफैटिक प्राइमरी अमीन एक तो मेरे पास 1 है, ये देखिए दिस इज प्राइमरी और एलिफैटिक, क्योंकि जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सो इट इज एलिफैटिक। इसी तरह से थर्ड भी हो सकता है, कहने को तो बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें अगर अब मैं देखूं, ये भी प्राइमरी एलिफैटिक है, ये भी प्राइमरी एलिफैटिक है, फोर्थ भी हो सकता है। सो माय आंसर इज 3। दिस क्वेश्चन वाज देयर इन इंटीजर टाइप, जिसमें आंसर इज अ होल नंबर, एक इंटीजर जिसका आंसर है। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया 3। Why not second? Because second is not aliphatic. It is also primary amine, but primary amine होने के साथ साथ ये aromatic है. So primary amine, that too aliphatic, is only product when we see Gabriel thalamide synthesis. Main product जो amines हम बात कर रहे हैं वो उससे सिर्फ primary amine बनते हैं, that too aliphatic. So ऐसे इसमें 3 ऑप्शंस थे। सो माय करेक्ट आंसर इज 3 बिकॉज इट वाज इंटीजर टाइप, और इसमें मुझे कलेक्ट करके नंबर बताने थे कितने अमीन्स इस मेथड से बन सकते हैं। तो अब मैं आ जाती हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइन विद HgSO4 एंड H2SO4। अब इसमें अगेन ये भी जो आपके पास क्वेश्चन था इंटीजर टाइप में था, वी हैव टू गिव रिपोर्ट नंबर, हाउ मेनी। तो इनमें से कौन कौन से आपको इसमें सूट करते दिखते हैं। रेदर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, तो कौन सा इसमें से नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। इन चारों में से आपको एक चूज करना है। अगर ये इंटीजर टाइप में है तो आप इसको होल नंबर में रिपोर्ट करेंगे, और अगर ये नॉन इंटीजर टाइप में है तो आपको चारों में से एक ऑप्शन चूज करनी होगी। सो नाउ मैं आपको सारे ऑप्शंस बना के बताती हूँ। सबसे पहले मैं फोर्थ ऑप्शन को डिस्कस करती हूँ। फोर्थ ऑप्शन अगर बनता तो किससे बनता, आपने एल्काइन लिया इस तरह का, इसका मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर हुआ, रिच बिकम्स रिचर के हिसाब से इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4। तो इस वाले कार्बन पे जाएगा H और इस वाले कार्बन पे जाएगा OH, एंड देखिए कुछ ऐसा मिलेगा। एंड नाउ इट विल टॉटोमेराइज, क्योंकि ये इनोल है, ये टॉटोमेराइज करेगा और आपको ये कीटोन मिलेगा। एंड यस, इट इज गिवन इन ऑल
वन ऑफ द 4 ऑप्शंस, तो ये तो पॉसिबल है। इस क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो उस हिसाब से मैं सारे बना के देख लेती हूँ। अगर मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया तो उससे भी मार्कोनिकोव एडिशन वाटर का कुछ इस तरह से होगा। इसमें फिर आप देखेंगे टॉटोमेरिज्म होगा, एंड व्हाट आई गेट CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। तो एसिटल्डिहाइड भी बन सकता है, ये वाला कीटोन भी बन सकता है। लेट्स सी देन थर्ड वन, जो आप देखिए इसमें ब्यूटेनोन बन रहा है और सेकंड में प्रोपेनल बन रहा है। तो पहले मैं प्रोपेनल बनाने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने प्रोपाइन चूज किया। इस प्रोपाइन को जब मैंने वाटर दिया तो अगेन इस पे आएगा H और इस पे आएगा OH, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, ये बन गया। दिस इज अगेन इनोल। इनोल फॉर्म विल अगेन टॉटोमेराइज टू गिव अस प्रोपेनोन, यानी कि प्रोपेनल नहीं बन सकता इससे। सो कैटेगरिकली यहां करते करते मेरे पास क्या आ गया, दिस प्रोपेनल इज नॉट पॉसिबल। और क्वेश्चन में पूछा यही था कौन सा इससे नहीं बनाया जा सकता। सो माय आंसर इज ऑप्शन 2। सो हमारा आंसर इसमें क्या हो गया, इसमें आ गया ऑप्शन 2। अगर ये इंटीजर टाइप में होता तो हम आंसर लिखते 1, ओनली 1। इन चारों में से एक ही है जो नहीं बनाया जा सकता, और अगर वैसे ऑप्शंस में आया तो इट इज ऑप्शन 2, राइट। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले पे। तो ऑर्गेनिक में भी देखिए काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस की कवरेज आई है। 9th क्वेश्चन है मेरे पास, डाइएजो सॉल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कलर डाई ऑन रिएक्शन विद बीटा नेफ्थॉल इन NaOH। कलर डाई देने के लिए, ये डाई टेस्ट है, राइट। चाहे आप इसको डाइजोनियम सॉल्ट के पार्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा डाइजोनियम सॉल्ट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के साथ और फिनोल्स के साथ कैरेक्टरिस्टिक डाई टेस्ट देते हैं, जिसको हम कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ओनली प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन तो हो, साथ ही साथ प्राइमरी भी हो। चारों अमीन्स हैं, देखने में मुझे लग रहा है चारों ही एरोमेटिक हैं, नहीं, थर्ड वन इज एलिफेटिक। सो इसमें अगर मैं देखूं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, ये एलिफेटिक है क्योंकि ये इस कार्बन से अटैच्ड है, एलिफेटिक कार्बन से। ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है, और ये वाला एलिफेटिक है। तो फर्स्ट और थर्ड तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। सेकेंड इज टर्शरी अमीन, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। इस कैटेगरी में सिर्फ एक अमीन चूज हो पा रहा है या सूट कर रहा है, दैट इज aniline. And question number 10, a very repetitively asked question. Too many times this question is being covered. So इस बार अगर आप देखें तो maximum question past year से influence होके आए हैं. The correct bond angle and shape of I3 negative is. Yes, these 4 options are given, but I do not need options here at all. You should not need. आप सीधे इसका I3 नेगेटिव का अगर स्ट्रक्चर बनाएं, इवन यू कैन यूज शॉर्टकट मेथड ऑल्सो, तो आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर लीनियर आता है। कैसे लीनियर आता है, लेट मी शो यू। आयोडीन जो एक सेंट्रल एटम है और इसके दोनों तरफ 2 आई लगे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज इट एक्चुअल स्ट्रक्चर राइट नाउ, लेट्स एज्यूम कि कुछ ऐसी बॉन्डिंग है। आयोडीन के वैलेंस शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7th इलेक्ट्रॉन जो है, अब आप ये 7th इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये किसी से एक और इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा, तो दिस इज द रीजन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो मैं इस बोरोड इलेक्ट्रॉन को इसके अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पर इंडिकेट कर देती हूं विद अ नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। ये इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और उसकी वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसको आप किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका अपना व्यू है। नाउ जो पेरिफेरल आयोडीन है उनकी तो वैलेंसी पूरी है, एक एक बॉन्ड बना रखा है, उनसे यही उम्मीद थी। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री डिसाइड करने का काम होता है सेंटर का। अब इसमें देखिए हाउ मेनी वेस्पर लगाते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1 2 3 4 and 5 pairs of electrons are there, जिसमें से बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2 तो इसके अंदर है बॉन्ड पेयर,
दो हैं इसके अंदर लोन पेयर, और जो नेगेटिवली चार्ज है उसको भी हम लोन पेयर में ही काउंट करते हैं क्योंकि वो बॉन्डेड नहीं है, बॉन्ड टूटा हुआ है, अगर इसने एक्वायर कर रखा है। सो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। 5 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इस ज्योमेट्री में preferred position of lone pairs is equatorial। तो 3 लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर ये, तीसरा लोन पेयर जिसको हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज, वो इक्वेटोरियल पोजीशन एक्वायर कर लेंगे, और बाकी बचे 2 आयोडीन विल एक्वायर दीज एक्सियल पोजीशन। व्हाट इज द रिजल्ट देन? Result is categorically clear to us, that is linear geometry। आयोडीन एक ये रहा और दूसरा ये एंड तीसरा ये, तो इसकी ज्योमेट्री हुई लीनियर, और साथ में एंगल अगर आप देखें तो 180 डिग्री। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। शिफ्टिंग टू क्वेश्चन 11 जो कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए। ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, और इन 4 स्टेटमेंट्स में कॉम्बिनेशंस आपको ऑप्शन में दे रखे थे, जैसे कि ए और बी आर करेक्ट, ए और डी आर करेक्ट, ए और सी, ओनली ए ओनली बी, वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वर देयर। हम सीधे स्टेटमेंट्स को करेक्ट और इनकरेक्ट चूज करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो उसको अगर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी का बोहर के हिसाब से फॉर्मूला है 13.6 इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यस, दिस सीम्स टू बी करेक्ट, प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो ए स्टेटमेंट तो मुझे करेक्ट मिल गई। लेट मी चेक अदर स्टेटमेंट्स ऑल्सो। सो सेकेंड स्टेटमेंट है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अगर हम बोहर का वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2.188 इंटू 10⁶ इंटू z बाय n, तो मेरे पास वेलोसिटी वाला ऑप्शन जो स्टेटमेंट दे रखी है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। स्टेटमेंट सी पे मैं आऊं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी बाय सरकमफ्रेंस। फॉर्मूला अगर हम उसमें डिराइव करें, वेलोसिटी का फॉर्मूला ऊपर वाला जो लिखा है वो पुट कर दें, सरकमफ्रेंस में रेडियस की जगह बोहर का फॉर्मूला पुट कर दें, तो वील गॉट टू नो दैट फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब। लेकिन यहां मुझे क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू z क्यूब बाय n क्यूब। So yes, it is also incorrect. And then coming to last option that is given to me, last option जो इसमें दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस के चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उसकी प्रोपोर्शनैलिटी, अगर अब मैं उसको देखूं तो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और जब आप बोहर के फॉर्मूले से आर स्क्वायर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी z स्क्वायर बाय n4, जबकि ऑप्शन में मेरे को दे रखा है n4 बाय z स्क्वायर। सो पॉइंट इज ये भी इनकरेक्ट। तो तीनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट थे, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट था, दैट इज ए, एंड दैट शुड बी आवर चॉइस। सो ये आपके पास हुआ 11th question. Now shifting to next question, that is 12th question. Which of the following is incorrect? अब इसमें आप देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्रोमियम का ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, वेनेडियम का ये एक कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से ये चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक से उठाया गया क्लास 12th के। इसमें 4th ऑप्शन इज क्वाइट स्ट्रेट अट्रैक्टिव इनकरेक्ट ऑप्शन, which says ruby appears red due to CO3 पॉजिटिव। नो, रूबी स्टोन के अंदर क्रोमियम का प्रेजेंस होता है, ना कि कोबाल्ट का। ये एनसीईआरटी के बॉक्स, येलो बॉक्स में प्रेशियस स्टोन्स को लेके जहां इंफॉर्मेशन दी है वहां बोला गया है। क्वेश्चन 14 इज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन तीनों कंपाउंड्स के कैलकुलेट करके रिपोर्ट करने हैं। मैंने चारों ऑप्शन नहीं लिखे, जरूरत भी नहीं है, हमें इनके बस कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करती हूँ FeCl4 2 नेगेटिव। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर है Fe+2। अब Fe+2 है और दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? Eg एंड देन T2G। अब इसमें Eg और T2G में कब जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, कैसे जाएंगे? अब आयरन के +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर? आयरन का अगर कॉन्फ़िगरेशन में देखूं तो इट इज 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन मुझे इसमें एडजस्ट करने हैं। तो Eg और T2G की कॉन्फ़िगरेशन मुझे बता देगी। सो नाउ Eg में 2 ऑर्बिटल्स हैं कुल मिला के, तो दोनों ऑर्बिटल्स में पहले एक एक गया, उसके बाद इफ आई शुड ड्रॉ लाइक दिस, Eg ये रहे, T2G 3 ये रहे जो ऊपर हैं। पहले 1
1। सिंस ये वीक फील्ड लिगेंड है क्लोरीन, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कम CFSE होने की वजह से पहले ऊपर जाएंगे। दिस इज व्हाट फर्स्ट एक्वायर्ड डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसी। फिर उसके बाद जो छठा इलेक्ट्रॉन बचा है, इट विल कम टू lower orbital and this. So let me draw this EG and T2G in this way so that you can exactly relate to what I am talking this. तो ये जो तीन T2G थे हाई एनर्जी वाले, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें सिंगली ऑक्यूपाई हो गए और जब डबली ऑक्यूपाई होने की बारी आई तो नीचे EG। अब इसमें आप स्पिन कैलकुलेट कर लीजिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इफ आई सी इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं इसके पास तो इसका स्पिन मोमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं और वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका स्पिन मोमेंट आएगा 4.9। वी हैव द फॉर्मूला बट अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली रिलेट टू यस 4 इलेक्ट्रॉन्स का 4.9 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन मूवमेंट 1.7 होता है। इसके बाद आ जाते हैं अगले पर, कोबाल्ट का। आप देखिए कोबाल्ट की यहां पर मैं इसको सॉल्व करूं अगर सिमिलर वे से, कोबाल्ट की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट रिपोर्ट है, अगर आप खुद भी निकालें +3, कोबाल्ट +3 है। सिमिलरली अब कोबाल्ट की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इट इज 3d6। मैं कोबाल्ट 3+ की बोल रही हूँ, 3d6 तो है। और साथ ही साथ आप इसमें देखिए ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो T2G नीचे और EG ऊपर। नीचे हैं आपके पास 3 ऑर्बिटल, ऊपर हैं आपके पास 2 ऑर्बिटल। और in this case we have a strong field ligand that is oxalate। strong field ligand है, CFSE इतनी हाई होगी कि इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली ऑक्यूपाई होने के बाद नीचे ही रह के डबली ऑक्यूपाई होंगे, 6 के 6 पेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उससे मैग्नेटिक मोमेंट सर्टेनली 0 आ जाएगा। सो जहां आपने 2 का निकाल लिया, आपको बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाती है, आपके पास ऑप्शन बहुत क्लियर आ जाता है, 4.9 एंड देन 0 एंड द लास्ट इज MnO4 नेगेटिव। जब आप MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, इट विल कम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज +6 में D में बचता ही एक इलेक्ट्रॉन है, एंड व्हेन इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन तो वो एक इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना शो करेगा, 1.76। सो क्लियरली आउट ऑफ 4 ऑप्शन, मैंने पहले ही आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिख के देखा, इट्स मैटर ऑफ जस्ट टाइम कि आप कितनी ऑप्शंस पढ़ पाते हैं। बट अगर आपने करेक्ट आंसर खुद से क्रिएट किया देन गो फॉर करेक्ट ऑप्शन चॉइस। सो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। इसके बाद मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत सिंपल था। अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और S2 इनमें से कितने पैरामैग्नेटिक हैं? इट वाज एन इंटीजर टाइप, आंसर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं जो +2 के P ब्लॉक में डिस्कस किया हुआ है। इनका स्ट्रक्चर इज सिमिलर, S8। दोनों के दोनों फॉर्म अल्फा सल्फर हो या बीटा सल्फर हो, दोनों के दोनों फॉर्म्स S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। S8 में देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए इसमें ये पैरामैग्नेटिज्म ना होके इसमें डायामैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। बचा S2। S2 इज सिमिलर टू O2 और O2 में हम 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, π*2py और π*2px, दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसा O2 में वैसा ही S2 में, इसीलिए S2 इज पैरामैग्नेटिक। तो आंसर हमारा इसमें क्या होगा, 1 आउट ऑफ 3 ओनली 1 इज पैरामैग्नेटिक सिंस इट वाज द पार्ट ऑफ इंटीजर टाइप जिसमें मुझे होल नंबर में देना था, और वैसे भी ये होल नंबर ही है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्लास 12th में सॉल्व्ड क्वेश्चन के तौर पे दे रखा है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन 15 के बाद मैं पहुंचती हूँ क्वेश्चन 16 पे, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इफेक्टिवली एफिशिएंटली। सो ब्लड क्लॉटिंग, अब ये आ जाता है आपके सरफेस केमिस्ट्री वाले हिस्से से। उसमें आप देखिए ब्लड एक नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल बताया गया है। सो ब्लड एक नेगेटिवली चार्ज्ड
सॉल है, उस पे जब चार्ज नेगेटिव है तो उसको कोएगुलेट करने के लिए हमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल की जरूरत है। FeCl3 ये सरफेस केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस में भी दे रखा है, एप्लीकेशन में ही रेदर दे रखा है एड्सॉर्प्शन की, कि FeCl3 जब आप अप्लाई करते हैं तो Fe3+ विल गो टू ब्लड सरफेस नेगेटिवली चार्ज एरिया और उसको उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है और ब्लड जो है कोएगुलेट हो जाता है, उसका कोलॉइड चार्ज रिमूव होने की वजह से कोएगुलेट हो जाता है। सो इट इज ऑप्शन 2, दैट इज FeCl3। ये इसकी वजह से कोएगुलेशन पॉसिबल है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 थर्मोडायनेमिक्स से है, देखिएगा इसको। 3 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बेंजीन का बनाते हैं विच इज अ लिक्विड। गिवन क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर हमको गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें दे रखा है, गिब्स एनर्जी का चेंज फॉर मोलर C2H2 फॉर 1 मोल इज दिस, और इसी तरह से स्टैंडर्ड एनर्जी गिब्स एनर्जी की वैल्यू दे रखी है फॉर 1 मोल ऑफ बेंजीन इज दिस। मुझे log 10K at 25 डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो इस रिएक्शन का डेल्टा G0 निकालना है, विच इज G0 ऑफ 1 मोल of product minus G0 molar of reactant। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना था, अच्छा रिएक्टेंट कितने हैं? 3 तो इट इज, सिंस दिस वैल्यू इज गिवन मोलर फॉर 1 मोल, तो मुझे यहाँ रिएक्टेंट 3 मोल इस्तेमाल करने हैं, तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो एग्जैक्टली गिवन वैल्यूज को मैंने यहाँ जब पुट किया, जो मुझे गिवन है, प्रोडक्ट के लिए कितनी गिवन है? प्रोडक्ट के लिए मुझे गिवन है -1.4 इंटू 10⁵ और रिएक्टेंट के लिए गिवन है 2.4 इंटू 10⁵। रिस्पेक्टिव वैल्यूज को मैंने जब यहाँ पुट करके कैलकुलेट किया, गिविंग रिस्पेक्ट टू दिस 3, व्हाट आई गेट -8.6 इंटू 10⁵ जूल। सिंपल मल्टीप्लीकेशन और ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मेरे पास आ जाती है डेल्टा G0 की वैल्यू। Now I do have a formula or relationship which tells me this. Have a look. डेल्टा G0 और K के बीच की रिलेशनशिप का डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे चाहिए था, वो फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूं, -2.303 RT log base 10K। अच्छा, log base 10K की ही वैल्यू मुझसे पूछिए, तो आई नीड नॉट टू वरी अबाउट लॉग टेबल और लॉग वैल्यूज, मुझे इतना कैलकुलेट करना है। डेल्टा G हमने कैलकुलेट कर लिया, सो लेट्स put all of the values, -8.6 into 10⁵। मेक श्योर सारी यूनिट्स मैचअप होती हो। तो जूल्स में डेल्टा G मुझे मिल रहा है, तो ये रहा -2.303। R भी मुझे जूल्स में ही पुट करना होगा, कोई और वैल्यू नहीं, तो जूल्स में R है 8.314। टेम्परेचर मुझे 25 डिग्री दे रखा है, कन्वर्ट करते हैं इसको केल्विन में, इट इज 298 केल्विन। एंड देन log base 10K। नाउ कैलकुलेट log base 10K। इस सारे को हम उस साइड ले जाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो उसके बाद आपके पास यहां पर log base 10K सॉल्व करने के बाद आया 150.72 एंड दैट्स माय आंसर। सो ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, उससे थोड़ी हमारी स्पीड कम होती है, बट अगर हम बहुत पेशेंस से इसको सॉल्व करें टाइम देके, तो हमें करेक्ट आंसर easily मिल जाएगा। It was again a direct formula based question. Now coming to question number 18th. Question 18th क्या है? 1.86 gram of aniline is converted into acetanilide with 90% efficiency. Mass of acetanilide formed is this. Find X. सीधे साफ तौर पे ये डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले तो मैं एनिलिन लिख दूं PHNH2 करके, राइट। इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें? एसिटानिलिड में। और ये एक तरह से आप देखें तो हमने एनिलिन जो अमीन्स के चैप्टर में एनिलिन के NH2 ग्रुप की एक्टिविटी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, हाईली एक्टिवेटिंग होता है, पॉइजन करने के लिए इसको प्रोटेक्ट करते हैं बाय एसिटाइलेशन, तो ये वही रिएक्शन दे दिया। एनीवेज, ये इस तरह से हुआ।
इसमें मुझे फॉर्मूलाज पता होने जरूरी थे, अदरवाइज मैं मोलर मास नहीं निकाल सकती। तो एनिलिन का मोलर मास जो है हम कैलकुलेट करते हैं, गिवन नहीं है, इट इज 93 और एसिटानिलिन का हो जाएगा मोलर मास 135। ये आपको खुद कैलकुलेट करना था। तो जब तक आपको ये रिएक्शन नहीं पता जो कि हम एनिलिन को कि एनिलिन में NH2 की हाई एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एसिटाइलेट करके एसिटानिलेट बनाते हैं, तब तक ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसके बाद ये बहुत डायरेक्ट है। सो सी इट इज प्रॉपरली बैलेंस्ड, इसके एक से ये एक बना है। तो मुझे इतना दिख रहा है 93 ग्राम एनिलिन से 93 ग्राम एनिलिन से 135 ग्राम ऑफ एसिटानिलेट बना है। तो ये मेरे पास मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की चॉइस आ गई। अब इसके बाद पूछा क्या है क्वेश्चन, अगर आप देखें तो पूछा 1.86 ग्राम। तो 1.86 ग्राम ऑफ एनिलिन के लिए कितना इस्तेमाल होगा, 135 divided by 93 into 1.86 which will give me 2.70 grams। यानी कितना एसिटानिलेट प्रोड्यूस होगा ये मुझे पता चल गया इतना। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, इस रिएक्शन की एफिशिएंसी 90% है। तो होना कितना चाहिए था अगर 100% होती ऑन पेपर, इतना, लेकिन कहा गया है 90% एफिशिएंसी। सो 90%, इसका 90% निकाल लीजिए जितना बना है, 2.70 इंटू 90 बाय 100। बनना इतना चाहिए था बट 90% एफिशिएंसी है तो इट विल बी 2.43 ग्राम्स। दैट शुड बी माय आंसर। लेकिन आंसर की टर्म देखिए कैसे है, 10 की पावर -2 में स्टैंडर्ड नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बताया गया है। सो अगर 10 की पावर -2 मुझे करना है, इट इज 243, क्योंकि 2.43 है ना, 10 की पावर -2 लाने के लिए मेरे को इसमें 243 करना पड़ेगा, 243। सो दिस इज गोइंग टू बी आंसर। व्हाट x पूछा है, x इज 243। 2.43 भी ऑप्शन होता है, वो नहीं करेक्ट चूज करना मुझको। क्यों? क्योंकि मेरे को आंसर का फॉर्म देखिए क्या दे रखा है। अगर ये इंटीजर टाइप में देन इट्स ओके, आप 243 चूज करोगे, लेकिन अगर ये वैसे ऑप्शंस में आता है तो हम कंफ्यूज किए जा सकते हैं। सो एनीवेज ये स्टोइकियोमेट्री पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्लास 12th का वो रिएक्शन अगर आपको नहीं पता, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, क्योंकि मोलर मासेस नहीं पता, आपको उसकी बैलेंसिंग नहीं पता। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 19, जो अगेन एक न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल को आप देखें तो चैप्टर सॉल्यूशन से है। फ्रीजिंग पॉइंट बेंजीन का दे दिया 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप ये देखिए C4H10 के 10 grams, if 10 grams of C4H10 is mixed with 200 grams of benzene, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सीधी साफ तौर पे मुझे यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करी गई है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो गिवन क्या क्या है और किस तरह से करना है, तो दिख ही रहा है गिवन मुझे KF भी है, दोनों मासेस है। तो मुझे सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू K इंटू M, क्योंकि सभी के सभी इसमें कोवेलेंट केसेस इन्वॉल्व हैं, जिसमें एसोसिएशन, डिसोसिएशन, डाइमराइजेशन या कुछ भी नहीं होना है, तो वेंट ऑफ फैक्टर देने की जरूरत नहीं है। अगर लिखते भी तो उसकी वैल्यू 1 आती। तो डेल्टा TF अगर मुझे मिल जाए तो मैं बता पाऊंगी भाई कितना डिप्रेस हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है सॉल्यूशन का, क्योंकि प्योर बेंजीन का मेरे को पता है। सो आई वांट टू नो, रेदर आई वांट टू टेल यू दिस थिंग कि यहाँ पर C6H6 इज सॉल्वेंट और उसके अंदर C4H10 डाला गया है। ये भी पकड़ना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, इसके अंदर ये डाला गया है। तो सॉल्वेंट का मुझे फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। नाउ आई नीड टू नो कितना डिप्रेस हुआ, कितना डिप्रेस हुआ, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू K इंटू M। KF मेरे को दे रखा है बेंजीन के लिए 5.12, मैंने एज इट इज पुट कर दिया। अब आ जाती है बात मोलैलिटी। मोलैलिटी सोल्यूट क्या है, C4H10 और वो 10 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये C4H10 इज ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मोलर मास निकालेंगे तो 58 आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन कितने आए, 10/58।
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। सॉल्वेंट कितना ले रखा है 200 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो 100। तो ये सारा आपके लिए कैलकुलेटिव पार्ट था। आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आपका आता है 4.41 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज डेल्टा टीएफ। और डेल्टा टीएफ क्या होगा? डेल्टा टीएफ है कितना प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था माइनस सॉल्यूशन का। अच्छा, सॉल्वेंट का मेरे को दे रखा है इस क्वेश्चन में 5.5, तो लेट मी पुट इन प्लेस ऑफ सॉल्वेंट 5.5 और सॉल्यूशन का पूछा गया है, इट इज डिप्रेशन already we have calculated 4.41. So my answer over here is 1.09 degree centigrade is now freezing point of the solution जो मैंने यहां से कैलकुलेट किया। सो ये भी आपके पास डायरेक्ट था, न्यूमेरिकल था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था कैलकुलेशंस के हिसाब से, बट कैलकुलेशंस वर नॉट दैट डिफिकल्ट। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी इंटीजर टाइप का ही हिस्सा था जो मैंने स्पेशली ऊपर लेबल किया है। तो इसमें अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 20 के नंबर से मैं यहाँ पर जो आपके पास ले रही हूँ, पहले भी मैंने इंटीजर टाइप इंक्लूड कर लिए हैं अपने पिछले डिस्कशन में। ये क्वेश्चन कहता है डी ब्रॉगली लैम्डा यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इज सेम, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज कैलकुलेट करिए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, लैम्डा इज h/mv, और प्रोटॉन का और अल्फा का लैम्डा अगर सेम है तो लेट्स इक्वेट, दोनों का सेम है, h और h कट जाएगा एंड व्हाट आई गेट, जो पूछा है वो डायरेक्ट निकाल लेती हूँ, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहां से प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटीज का रेशो देखा तो मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ प्रोटॉन आया। नाउ आई नीड टू नो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। हीलियम का मास जो है वो होता है 4। तो यहाँ 4 यानी कि उसका मास मैं यहाँ पुट करूंगी 4, और प्रोटॉन का मास होता है विद रिस्पेक्ट टू हीलियम 1 प्रोटॉन ओनली, इट्स मास इज 1। तो अब आपके पास देखिए 4:1 रेशो, सिंस इट वाज इंटीजर टाइप क्वेश्चन और इसमें रेशो मांगा गया था, माय आंसर इज 4। एक होल नंबर इंटीजर जो मुझे देना था, रेशो इसको कभी भी 4:1 नहीं हम करेंगे, इट इज ऑलवेज गिवन एज 4। चलिए अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, दैट इज इफ ये 21st क्वेश्चन है, इफ H plus is changed, concentration of H plus square bracket means moles per liter is changed from 1 molar to 10 raised to the power -4 molar, concentration को बदला गया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना चेंज आया। अगर, और कौन सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोली गई है, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव। अगर आपको कह दिया गया है RT/F को आप 0.059 एज्यूम करिए, और साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्शन और दी गई है, MnO4 नेगेटिव और Mn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, दैट इज 1 मोलर, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। तो यहां मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए हाउ MnO4 नेगेटिव इज कन्वर्टिंग इनटू Mn+2। तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी प्लस D&F ब्लॉक में इसका नेचर, बिकॉज इट बिहेव्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वहां इसका हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया हुआ है जो बताता है 8 प्रोटॉन्स की प्रेजेंस में ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mn2 पॉजिटिव और 4 H2O बनाता है। दिस रिडक्शन हाफ रिएक्शन आई शुड बी नोइंग इट बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, इट इज गिवन इन NCERT इन D&F ब्लॉक एलिमेंट, जहां KMnO4 के ऑक्सीडाइजिंग नेचर के जस्टिफिकेशन रीजन में ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमसे याद करने को कही गई है। सो अब इस पे लगा लेते हैं जी, हाफ रिएक्शन है तो इस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहली कंडीशन में लगाते हैं। कौन सी पहली कंडीशन? जब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। तो लगाते हैं जी नर्स्ट इक्वेशन, E0 अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 5 log based and concentration of products by reactants। अब प्रोडक्ट्स में क्या है, Mn2 पॉजिटिव, और रिएक्टेंट्स में क्या है, ये दोनों प्रोटॉन भी और ये भी, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन रिपोर्ट करनी है। प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 8 जाएगी और MnO4 की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1। एंड हमें पहले ही कह दिया गया है इस कॉन्सेंट्रेशन को और इस कॉन्सेंट्रेशन को तो आप 1 ही एज्यूम करिए,
और वो भी इक्वल है और 1 है। कर लिया जी एज्यूम। सो इस सारे का अगर आप देखें, वी नो दैट स्टैंडर्ड जो इसका ई नॉट है वो अभी मुझे पता नहीं है, तो मैं ई नॉट पुट कर देती हूँ। इस सारे पे आते हैं अब हम। इस सारे पे अगर हम आए तो I'll get 0.059 by 5, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑफ, इस सब में देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है फ्रॉम 1 मोलर टू दिस। तो फर्स्ट कंडीशन में तो 1 है, सारा कुछ 1 है, तो ये log 1 आ गया। log 1 is 0, so E1 is equal to E नॉट। तो पहली कंडीशन में तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसका इलेक्ट्रोड का वो E नॉट ही आया। सेकेंड कंडीशन में करते हैं, E2 is equals to E नॉट माइनस 0.059 by 5, अगेन 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल है, लॉग ऑफ अगेन वही Mn2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, अब प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बदल के कितनी हो गई है, हैव अ लुक। अब प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बदल के 10 रेज टू द पावर -4 हो गई है। तो यहाँ 10 की पावर -4 रेज टू पावर 8 और MnO4 नेगेटिव। सिंस ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो, और वो भी 1 है, तो ये तो लिखने का कोई लॉजिक नहीं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने में आएगा E नॉट माइनस 0.059 बाय 5 लॉग ऑफ, ये 10 की पावर -4 रेज टू पावर 8 10 टू द पावर -32 हो जाएगा। उसको हम ऊपर ले जाते हैं 10 टू द पावर +32। तो ये मेरे पास आया log 10 की पावर 32, वो उतर के log एज इट इज 32 आ जाएगा। सो इट विल बी E नॉट माइनस 0.059 बाय 5 इंटू 32। ये आ गया मेरे पास E2। मेरे से क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कितना E नॉट में फर्क पड़ा, कितना इंक्रीज या डिक्रीज जो भी। सो लेट्स कैलकुलेट E1 माइनस E2। अभी ऊपर मैं आपको E1 निकलवा के आई हूं और वो क्या था E नॉट, और E2 क्या है मेरे पास, E2 है दिस E नॉट। अब आप अगर इसको देखें तो यहां पर सब्ट्रैक्ट किया है और इसमें फिर आपके पास सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन है। सो यहां ये देखिए दिस माइनस, तो बाहर भी एक माइनस है तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो गया 0.059 बाय 5 इंटू 32। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, नाउ very small calculation is left, you will be having 0.3776 volt. This is our answer here. So ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेटिव था, बट डिफिकल्ट नहीं था। yes, it was little lengthy. so इसमें अब आप देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही फॉर्मूला के डायरेक्ट एप्लीकेशन से हमने इसको किया। so ये हुआ क्वेश्चन 21। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 22 पे, जो यूडियोमेट्री और वी कैन से मोल कॉन्सेप्ट से निकल के आता है। फिर से स्टोइक्योमेट्री लगाया इसमें। VML ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, जिसका फॉर्मूला मुझे नहीं पता, उसको 6 वॉल्यूम 6 VML, जितना आप हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम ले रहे हैं उससे 6 टाइम वॉल्यूम अगर ले लेते हैं ऑक्सीजन का फॉर कंप्लीट कंबशन, इट विल फॉर्म 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको Y कैलकुलेट करना है। यू कैन यूज unitary method, you can use direct method to calculate this. मैं आपके सामने पहले इसका इक्वेशन प्लान करूं, CX एंड HY, जो हाइड्रोकार्बन है मुझे उसमें X और Y अभी पता नहीं है, CX HY, तो उसको कंप्लीटली कंबस्ट करना है ऑक्सीजन से, तो उससे दो चीजें बनेंगी, CO2 प्लस H2O। अगर हम इसका बैलेंसिंग देखें तो इट विल बी X प्लस Y बाय 4, इतना O2 डिमांडेड होता है, और जितना C है उतना ही CO2 प्रोड्यूस होता है। तो C क्योंकि X है तो CO2 के आगे भी X है। और इसके बाद अगर आप H2O देखें तो H2O कितना डिमांडेड होता है इसमें, इसकी बैलेंसिंग में, इट इज Y बाय 2। तो ये किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन की जनरल एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। नाउ व्हाट इज गिवन हियर, V वॉल्यूम इसका, रिक्वायर्ड 6V वॉल्यूम ऑक्सीजन का, और वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, 4V, ये मुझे गिवन है। तो इस वॉल्यूम एनालिसिस से मुझे क्या पता चलता है, गिविंग रिस्पेक्ट टू दीज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट X एंड Y, तो उससे मुझे क्या पता चलता है, वॉल्यूम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन CX
HY divided by its stoichiometric coefficient is equals to volume of carbon dioxide divided by its stoichiometric coefficient. ये हम इससे इक्वेट करते हैं, आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें अब मुझे वॉल्यूम कितना गिवन है, V by 1। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 4V। तो यहां मैं पुट करूंगी 4V डिवाइडेड बाय X। वेरी क्लियरली नाउ आई विल बी गेटिंग X तो मेरे पास आ गया, दैट इज 4। अब X आ गया तो यही वॉल्यूम एनालिसिस मैं O2 और CO2 में भी लगा लेती हूँ। तो देखिए O2 और CO2 6V और 4V और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इसी तरह से यूज करते हैं। तो आपके सामने यहाँ मैं O2 और CO2 के लिए वॉल्यूम एनालिसिस लगाती हूँ। तो देखिए इसमें अब आपके पास क्या आ जाएगा, O2 CO2 के अलावा आप एक काम और कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें CX HY और CO2 के लिए लगाया, हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ वी कैन डू वन थिंग, अब के हम इसमें CX HY के साथ O2 को कर लेते हैं। तो CX HY के साथ वॉल्यूम उसका इतना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, और दैट इज इक्वल टू 6। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना दे रखा है मुझे, 6V, तो मैं डायरेक्टली 6V लिख देती हूँ। और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, X प्लस Y बाय 4। जब आप इसे इक्वेट करेंगे यू विल गेट X प्लस Y बाय 4, दिख ही रहा है, इज इक्वल्स टू 6। X हमारे पास ऑलरेडी है, हमने यहां निकाल लिया है X, दैट इज 4। यहां से उठा के X यहां पर पुट करते हैं तो उससे क्या आ जाएगा, हैव अ लुक। जब X यहां पर हमने 4 पुट किया उससे आपको Y मिल जाएगा, दैट विल बी 8। नाउ यू आर हैविंग Y, नाउ यू आर हैविंग X। तो आपके पास हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पूरा आ गया। पूछा गया था इसमें Y इज 8, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो आपका आंसर होगा 8। सो सिंस Y ही पूछा था तो ये हुआ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन 23 क्या कहता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज हुआ, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, T½ मुझे गिवन है, और F which is given here that it is fraction of sucrose remaining at 9 hours। आपको क्या निकालना है, 100 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1 बाय F। थोड़ा सा इनडायरेक्ट है तो हम जरा इसको ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर में मुझे पता है, एक फॉर्मूला मैं लगा सकती हूं, फ्रैक्शन लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ इज 1/2 की पावर n। मुझे एक तरह से F ही तो यहां पर निकालना है ना, तो F क्या है, फ्रैक्शन लेफ्ट। फ्रैक्शन लेफ्ट कैसे निकलता है, हाफ लाइफ की पावर n, हाफ की पावर n, 1/2 की पावर n। व्हाट इज दिस n, दिस n इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, जो फर्स्ट ऑर्डर में किस तरह से निकाली जाती हैं, ये फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है। दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे हम निकालेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे टाइम गिवन, कितनी देर बाद मुझसे फ्रैक्शन पूछा है, 9 आवर्स, और उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 3.33। तो उसके हिसाब से अगर मैं निकालूं तो 9/3.33 इज 2.7। इट इज नॉट अ होल नंबर बट यस 2.7। तो 2 यहां पर फ्रैक्शन लेफ्ट आफ्टर 9 आवर विल बी गिवन बाय 1/2 की पावर 2.7। ये F की वैल्यू आ गई। मुझसे पूछा क्या गया, मुझसे पूछा गया है log 1/f मल्टीप्लाइड बाय 100। सो log 1/f ही तो मुझे कैलकुलेट करना है। अब तो अब पुट कर देते हैं वैल्यू, 100 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 1/f। अब यहां पर f कितना है, 1/2 की पावर 2.7, तो 1/f कितना हो जाएगा, 1/f विल बी 2 की पावर 2.7। नाउ इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर अस, इट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करूं तो आप देखिए 2.7 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और log की वैल्यू log 2 वी नो, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हमें log 2 दिया जाए, तो उसको आप अगर लिखोगे log 2 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके इट विल बी 0.81। log 2 is 0.301, तो 0.301 multiplied by 2.7 will be this, answer will be 81। तो 81 is our answer, इंटीजर टाइप है इसीलिए हम इसको 81 ही रिपोर्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर,
और वो अगला क्वेश्चन है डिटरमिन वॉल्यूम। ये सारे न्यूमेरिकल हैं क्योंकि न्यूमेरिकल बेस पे ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिंस हमारे पास चॉइस होती है तो हम ये कहते हैं हमेशा कि डायरेक्ट को पकड़िए जिसमें छोटी कैलकुलेशन है। डिटरमिन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इतने ग्राम एसिटाइलिन गेट्स एट इतने प्रेशर पर, इतने टेम्परेचर पर, और आर भी दे दिया। सो दिस वाज वे क्लियर to use the formula PV is equals to nRT. You are given R, you are given T, you are given with pressure, volume मुझे निकालना है, number of moles चाहिए, number of moles acetylene 4.75। acetylene क्या होता है? CH triple bond CH, उसके मोलर मास से उसको डिवाइड करिए, which is 26। बट अब आप देखिए आर आपको किस में गिवन है? आर आपको गिवन है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में। तो प्रेशर जो आपको दिया गया है 740 मिलीमीटर Hg दिया गया। आर आपको अभी ये यूज करना है, यानी आपको प्रेशर भी एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो प्रेशर विल बी 740 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 760। ये आपका प्रेशर किस में हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में। बजाय मिलीमीटर Hg के आपको एटमॉस्फेयर में प्रेशर पुट करना है, तो इसको कन्वर्ट करिए। सो अप्लाई दिस प्रेशर हेयर, पुट नंबर ऑफ मोल्स, आर आपको गिवन है, टी आपको गिवन है, वॉल्यूम आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेशन से आ जाएगा जो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर था। क्योंकि ये इंटीजर टाइप है इसीलिए इसमें आंसर 5 लिया जाएगा। थोड़ा सा राउंड ऑफ इनमें करना पड़ता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच सेज, अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से दिया गया है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ, इस क्वेश्चन को आप पढ़ें हाँ जी, क्वेश्चन 25 जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमको यहां बता रहा है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2 इन 0.1 मोलर PbNO3 होल ट्वाइस सॉल्यूशन इज दिस। मुझे सॉल्युबिलिटी S निकालनी है, तो इसमें x इंटू 10⁻² और मुझे x निकालना है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मुझे PbI2 का ऑलरेडी गिवन है। अब सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इन PbNO3 मांगा गया है मुझसे। सो पहली चीज तो मुझे पता होनी चाहिए, ये PbNO3 जो कि एक आयोनिक सॉल्ट है, गुड इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा। जितना आपने PbNO3 लिया था सारा का सारा Pb और NO3 में कन्वर्ट हो गया। तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो मेरे पास ये आ गई। देखिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकियोमेट्री 1 है, 0.1, इसके आगे 2 है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? ट्वाइस। तो PbNO3 के 0.1 मोलर से कितना NO3 प्रोड्यूस होगा? ट्वाइस। नाउ NO3 तो इधर से आ रहा है, PbI2 की बात की गई है यहाँ पर, KSP मुझे दे रखा है। सो यानी जो मेरे पास KSP है, जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, वो है PbI2। वो जितना भी डिसॉल्व होगा वो ये इक्विलिब्रियम फॉलो करेगा, दिस। अब इफ आई एज्यूम इट्स सॉल्युबिलिटी टू बी S, सिर्फ S सॉल्युबल हुआ, तो यहां पर आपके पास S प्लस 2S, मुझे यहां से क्लियर है KSP क्या होगा? KSP विल बी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड into obviously product 2s raised to power stoichiometric coefficient. So I'll be getting 4s cube. ये इसका KSP है which is already given to me. अगर आप देखें तो क्वेश्चन में KSP मुझे ऑलरेडी गिवन है 8 into 10 to the power -9. तो 4s cube is given to me 8 into 10 to the power -9. इसको सॉल्व अगर मैं कर लेती हूं तो मेरे पास S आ जाता है। लेकिन क्या ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं 4s क्यूब इज दिस, हैव अ लुक एट इट, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लेड जो है वो यहां से आ रहा है। दिस S is too small in comparison to this lead's concentration, that is 0.1. So in place of this S, now I will put what? 0.1. So let me calculate KSP once again, क्योंकि lead की ये concentration is negligible.
in comparison to the concentration 0.1. So let की जगह मैं पुट करूंगी concentration 0.1 और उधर पुट करूंगी 2s whole square. Now this will be equal to what we are given, that is solubility product 8 into 10 to the power minus 9. तो अब इसे मैं अगर कैलकुलेट करती हूँ तो ये कैलकुलेट करके क्या आएगा, दिस इज 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 4s स्क्वायर. तो अब इसको आप डील करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास इसमें सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 1.41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो ये 0.1 है, इस 0.1 को आप उधर ले जाएंगे और उसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे, यू विल बी गेटिंग दिस. So this is अब square root लेना and all those things are smaller things now we say, क्योंकि इसमें square root 2 आएगा, square root 2 directly आप put कर सकते हैं 1.41. So this is how these calculations we say are quite direct, but the concept is very important here. अब इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाती हूँ जो है आपका बड़ा ही डायरेक्ट ऑर्गेनिक से, अगेन +1 की ऑर्गेनिक से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक. नॉन एरोमेटिक की 3 शर्तें हैं. सबसे पहला साइक्लिक, सारे साइक्लिक हैं. दूसरा प्लेनर, जब दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं फिर हम हकल रूल पे जाते हैं. बट सबसे पहले हम देखिए क्या हमारी फर्स्ट 2 कंडीशंस पूरी हो रही हैं, फोर्थ में नहीं हो रही पूरी. क्यों नहीं हो रही? हैव अ लुक. फोर्थ वाले केस में ये 4 कार्बन जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, प्लेनर हैं, लेकिन जो 5वां कार्बन है दिस, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, जिसकी वजह से इसमें नॉन प्लेनैरिटी आ गई, और नॉन प्लेनैरिटी आने की वजह से दिस इज नॉन एरोमेटिक. तो within 5 to 10 seconds होने वाले questions में था ये. So this is how we are going to do this question. Now coming to last set of question, correct order of density of iron, copper, cobalt, zinc. Again it's a factual question जो D block element से आप मान लीजिए या periodicity chapter से मान लीजिए, दोनों में ये बात की बने. Specifically D and F block में copper is having highest density क्योंकि साइज बहुत छोटा हो जाता है as compared to other members, zinc की least. So it's a factual thing जो आपको पता होना चाहिए. copper, cobalt, iron and zinc. This is the trend, correct order of density. It is again directly from NCERT class 12th. Now question 28th is match the following, जिसमें again आप देखें तो चैप्टर एक्सट्रैक्शन जो है मेटलर्जी चैप्टर से उठाया हुआ है. प्योरली आपकी याददाश्त पे डिपेंड करेगा, मेमोरी पे आएगी ये बात. एल्यूमिनियम का बॉक्साइट और ये हम सबको बहुत अच्छे से याद होता है, तो इसको तो हम यहीं फिक्स कर लें. कॉपर का ओर है मेलाकाइट, आयरन का ओर है सिडेराइट और जिंक का ओर है कैलामाइन. इट वाज जस्ट a learning process which will help you in these type of questions. Now question 29 says statement P, hydrogen is most abundant element in universe. Of course ये बात सही है क्योंकि गैलेक्सी, स्टार्स, यूनिवर्स में अगर देखें तो स्टार का मेन कॉम्पोजिशन, स्टार्स में बहुत हाइड्रोजन है जो उसमें रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन, बट नॉट इन अर्थ एटमॉस्फेयर. इसी तरह से दूसरी स्टेटमेंट दी है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एटम. देखिए स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो दे रखी है, हाइड्रोजन इज मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स बट नॉट इन अर्थ, इट इज फॉल्स. सो इस हिसाब से आप देखें जैसे असर्शन रीजन क्वेश्चन होते थे, बिल्कुल वही है ये, कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या उसका सही रीजन है. तो उसमें आप देखेंगे तो यहाँ सही सूट क्या करता है, स्टेटमेंट P इज फॉल्स whereas statement R is correct. It is again a factual thing which we need to remember. Last question is question 30th. In contact process, impurities of arsenic are removed by. अब contact process में arsenic एक चेम्बर में इस्तेमाल किया जाता है और उसकी वजह से जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करने के लिए हम FeOH होल थ्राइस का इस्तेमाल करते हैं. क्यों? क्योंकि आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज आर पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड, इट इज नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, और उस नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को आयरन OH होल थ्राइस में Fe3+ जो बनता है वो उसके नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को कोएगुलेट कर देता है. किसके नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड को? जो आर्सेनिक की इम्प्यूरिटीज हैं.
जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, तो उसको कोएगुलेट करके प्रेसिपिटेट करने का काम करता है Fe3+ फ्रॉम FeOH होल थ्राइस. So this was the question paper of JEE Mains second shift first day.